Good evening to all of you for this webinar on spread trading. I am Rameshwar Rai from NCDEX, and I am looking after oil complex in NCDEX. अपने इस वेबिनार में आज हम अपने इस वेबिनार के अंदर स्प्रेड ट्रेडिंग को कवर करेंगे, जहां पर हम कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड्स क्या होते हैं और कैसे उसमें ट्रेडिंग होती है, कैलेंडर स्प्रेड्स क्या होता है, उसको कब करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्प्रेड्स या स्प्रेड्स के रेंज को इम्पैक्ट करते हैं। ये सारे चीज हम लोग आज अपने इस वेबिनार के अंदर में देखेंगे। फर्स्टली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर स्प्रेड्स, a strategy that consists of buying selling futures contract with a different expiry month together as a one position। इसके अंदर इसका मतलब कैलेंडर स्प्रेड्स में हम लोग जब भी कोई ट्रेड कर रहे हैं तो सेम अंडरलाइन कमोडिटी के अंदर उसके डिफरेंट एक्सपायरी मंथ में अपोजिट पोजीशन को लेना। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोयाबीन का ट्रेड करते हैं, सोयाबीन में एक मंथ के अंदर लेट से दिसंबर को मैं बाय कर रहा हूँ और जनवरी को सेल कर रहा हूँ, तो ये जो स्प्रेड है एक कैलेंडर स्प्रेड कहलाएगा। ये ट्रेडिंग जो है वो, और ये जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो दोनों पोजीशन एक साथ ही लेंगे। और इस कैलेंडर स्प्रेड्स में ट्रेडिंग का बेसिक प्रीमाइस ये है कि जो कैलेंडर मंथ के बीच में प्राइस डिफरेंस है, ये प्राइस डिफरेंस ड्यू टू वेरियस रीजन एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए या एक रेंज में होना चाहिए। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये जो लेवल है दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल और इसका जो होना चाहिए जो उनको फील होता है, तो फिर वहां पे कैलेंडर स्प्रेड्स वो ट्रेड कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो कैलेंडर स्प्रेड्स में एक चीज रहता है कि जो आउटराइट ट्रेड करेंगे आप किसी एक पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ के अंदर में, तो उसमें प्राइस मूवमेंट को या उसमें वॉलेटिलिटी बोले आप, या फिर जो 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 आपका रिस्क रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। स्प्रेड्स में सिर्फ आपको दोनों के बीच के स्प्रेड्स के मूवमेंट को वॉच करना है। अगर आप इसमें बात करें कि ये कैलेंडर स्प्रेड जो है वो प्रॉफिट कैसे देगा आदमी को, जस्ट फॉर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपको, लेट्स से इसमें एक अलग एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सोयाबीन के अंदर में अप्रैल एंड मई का जो स्प्रेड है ये लेट्स से 10 रुपए आ रहा है। अप्रैल से मई कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए ऊपर आ रहा है और किसी पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये कैलेंडर स्प्रेड ड्यू टू वेरियस रीजन 50 रुपए के लेवल में होना चाहिए। कि उसका रीजन वहां हो सकता है कि क्या अप्रैल मंथ के अंदर में बहुत सारी फिजिकल डिलीवरीज हैं, फिजिकल मार्केट के अंदर में सोयाबीन का सच उतना डिमांड नहीं रहेगा, और या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर में एक्सपायरी वाला या ईडीडी वाला मटेरियल का बड़ा क्वांटिटी आ रहा है, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके अलावा भी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो फिर उस कंडीशन में अप्रैल और मई के अंदर में जब पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि ये 10 रुपए का जो प्राइस डिफरेंस है, अप्रैल का सॉरी मई का अप्रैल से जो 10 रुपए का प्रीमियम है ये और ज्यादा होना चाहिए या 50 के आसपास होना चाहिए, तो उस समय पार्टिसिपेंट अपना एक मई कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेगा और अप्रैल को सेल कर देगा विथ इन अ डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज, जो कि उसका एंटिसिपेशन है ये 50 रुपीज तक मूव करेगा पॉजिटिव साइड पे। तो जब अगर वो पॉजिटिव साइड पे मूव करता है और जब वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो जो डिफरेंस वहां पे इंक्रीज होगा 10 से ऊपर में जो गया वो उनका प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको ऑलरेडी
इसमें कैलेंडर स्प्रेड के अंदर में दो टाइप का स्प्रेड हो सकता है, एक बाय स्प्रेड हो सकता है, एक सेल स्प्रेड हो सकता है। हम जो बाद वाला लेग में, आप इसको ऐसा समझिए कि लेट से मैं कोई भी एक्सपायरीज, दो एक्सपायरीज चुन रहा हूँ, लेट से जून जुलाई चुनता हूँ, मैं जून जुलाई ऑप्ट करता हूँ। मैं जो बाद वाला एक्सपायरी मतलब जुलाई के अंदर में अगर मैं बाइंग पोजीशन ले रहा हूँ, मैं स्प्रेड बढ़ने के लिए अगर टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा मैं जुलाई बाय करूंगा, जून को सेल करूंगा। अगर मेरे को मैं स्प्रेड को घटने के लिए ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं जुलाई को सेल करूंगा, जून को बाय करूंगा। बाद वाला लेग में मैं जो पोजीशन ले रहा हूं, वो मेरा स्प्रेड कहलाएगा। अभी जो कैलेंडर स्प्रेड्स हैं, ये स्ट्रेटजी में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि ये काफी मतलब आउटराइट के कंपैरिजन में इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। प्लस इसके अंदर में एक और भी बेनिफिट होता है कि आदमी को इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मूवमेंट को ट्रैक नहीं करना है, और साथ में इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होता है। तो बोल सकते हैं कि इसके अंदर में छोटे पैसे के अंदर में भी या कम पैसे के अंदर, आगे हम लोग देखेंगे कितना मार्जिन बेनिफिट मिलता है, बट कम पैसे के साथ में एक बेटर रिटर्न कैपिटल के अंदर में मिल सकती है। अगर इसके कैलेंडर स्प्रेड के टाइप्स की बात करें, तो नॉर्मली आदमी जो है वो इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड ही मैक्सिमम करता है, बट देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पे कि इंटर कमोडिटी भी आदमी स्प्रेड्स कर सकते हैं, लाइक कि सोयाबीन और आरएम सीड के बीच में ट्रेड होता है। अ, लोगों को लग रहा है कि जो जो आरएम सीड और सोयाबीन का प्राइस डिफरेंस, अगर ऑन एन एवरेज उनको लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वो 1500 रुपये हो गया, तो फिर आदमी वैसा कर सकता है, सेम एक्सपायरी मंथ के अंदर में या फिर डिफरेंट एक्सपायरी मंथ के अंदर में आरएम सीड को सेल कर दिया, सोयाबीन को बाय कर दिया, वो डिफरेंस को नैरो होने के लिए। और ऑलरेडी हम लोग अभी जो बात किए थे कि सोयाबीन का जून जुलाई हो या जनवरी फरवरी जो कॉन्ट्रैक्ट में सेम कमोडिटी के अंदर करेंगे, तो दैट इज इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड। तो इसके अंदर में बहुत सारे लोग जो हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ में या अलग अलग इसके जो जो इंडिकेशंस हैं उनके साथ में भी ट्रेड करते हैं। जैसे किसी को ट्रेड करना है, तो कुछ अगर पर्टिकुलर कमोडिटी के दो स्प्रेड्स के बीच में एक रेंज है, तो वो रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं कि जो रेंज का बॉटम है वहाँ पे बाय कर सकते हैं स्प्रेड को, रेंज के टॉप लेवल पे जाके स्प्रेड को सेल कर सकते हैं, या फिर कभी ब्रेकआउट आया स्प्रेड्स के अंदर में तो अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। तो या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू भी लोग ट्रेड करते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर स्प्रेड्स के अंदर में ट्रेडिंग सिग्नल्स दिखा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली भी लोग अपना ट्रेड पोजीशन लेते हैं। अभी स्प्रेड ट्रेडिंग के एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ा जो जो रिस्क फैक्टर होता है किसी भी ट्रेडर के लिए स्प्रेड ट्रेडिंग में, वो रिस्क फैक्टर जो 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 आउटराइट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रिस्क फैक्टर होता है, वो काफी हद तक इसमें निकल जाता है या कम हो जाता है। स्प्रेड्स जो है वो इजियर हैं ट्रेड के लिए, लेकिन स्प्रेड्स के अंदर में एक और भी चीज है कि स्प्रेड्स के अंदर में पार्टिसिपेंट्स को स्प्रेड के जो जो उस कमोडिटी के जो नॉर्मल स्प्रेड का बिहेवियर है उसका अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। अ, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्प्रेड ट्रेडिंग के थ्रू रोल ओवर करते हैं। लेट्स से किसी पार्टिसिपेंट्स के पास में सोयाबीन का एक बड़ा पोजीशन है, 10,000 टन का पोजीशन है मार्च मंथ में, और उनको अप्रैल के अंदर में रोल करना है, और वो रोलिंग चाहते हैं कि ये 15 से 20 रुपए के बीच में रोल हो जाए। तो वो अपना ऑर्डर्स को अकॉर्डिंगली प्लेस करके मार्च मंथ को सेल करके, और अप्रैल मंथ को 15 से 20 के बीच में रेंज में डाल के और अपना बाइंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्प्रेड्स का एक अलग से ऑर्डर बुक भी होता है। तो स्प्रेड ऑर्डर बुक में अगर आपने ऑर्डर डाल दिए, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी स्प्रेड उस लेवल पे आएगा, तो स्प्रेड ऑर्डर ट्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो पोजीशन कैरी ओवर हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के अंदर में।
अब जैसे मैंने बताया कि अगर स्प्रेड्स का अंडरस्टैंडिंग है आदमी के पास में, कमोडिटी का अंडरस्टैंडिंग है, उसके प्राइस बिहेवियर का, उसके सप्लाई डिमांड का, कौन से मंथ में उसका अराइवल आ रहा है, या फिर कब उसका सोइंग का पीरियड है, हार्वेस्टिंग का पीरियड है, फिर दूसरे जियोग्राफीज के अंदर, दूसरे कंट्रीज के अंदर में कब उसका अवेलेबिलिटी आ रहा है, उससे फिर हमारा डोमेस्टिक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारे अगर फैक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग है तो इट इज़ वेरी इजियर टू एनालाइज, और ये प्रिडिक्टेबल भी है डेफिनेटली। स्प्रेड्स के मूवमेंट प्रिडिक्टेबल हैं एज कंपेयर टू आउटराइट प्राइस मूवमेंट, और ये डेफिनेटली रिस्की, कम रिस्की तो है ही है। इसके साथ में और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्रेड्स का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ओवरऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट का 25% ही रहेगा। ये अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें जो कि स्प्रेड्स को इम्पैक्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कि किसी पार्टिसिपेंट्स को अपने माइंड में रखना है, तो जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि सप्लाई डिमांड को उसको अपने फैक्टर इन करना है, कब उस कमोडिटी का सप्लाई आ रहा है, उसका डिमांड का सीजनलिटी क्या है। फिर जैसे मैंने बताया था कि सोयाबीन के अंदर में अ, इस सोयाबीन या कोई भी और भी कमोडिटी, अगर आप उसको बात करें एक महीने से दूसरे महीने तक जाने के लिए, अगर फिजिकल कमोडिटी की मैं बात करूं तो उसका एक कॉस्ट ऑफ कैरी रहेगा। उस कॉस्ट ऑफ कैरी के अंदर में वेयर हाउसिंग कॉस्ट रहेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा। लेट से आप सोयाबीन 5,000 रुपए का एक क्विंटल सोयाबीन आपने परचेज किया, तो एक क्विंटल सोयाबीन को रखने के लिए एक महीने का वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो गया, जो एनसीडीएक्स के अंदर समवेयर अराउंड 12-14 रुपए के आसपास का वेयर हाउसिंग कॉस्ट आता है हमारा। प्लस आदमी का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा कि लेट से उसमें 1% पर मंथ के हिसाब से अगर उसका कैपिटल का कॉस्ट है, तो 5,000 के सोयाबीन में उसका, या 4,500 रुपए के सोयाबीन में उसका 45 रुपीज वो हो गया। तो ऐसे अराउंड 57 रुपीज के आसपास में कॉस्ट ऑफ कैरी है। तो आदमी ये मान के चल रहा है कि नॉर्मली जो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बीच में कॉस्ट ऑफ कैरी भी होना चाहिए, बट इट इज नॉट श्योर कि वो होगा ही होगा। देयर में बी चांसेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स वो नेगेटिव कैरी भी हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ कैरी से ज़्यादा भी स्प्रेड्स का मूवमेंट हो सकता है। बट ये फैक्टर्स हैं जिनको वॉच करना है। फिर एक्सचेंज के इकोसिस्टम के अंदर में कितना स्टॉक पोजीशन है, और उस स्टॉक पोजीशन का ईडीडी रेट कब कब का है, किस किस मंथ में कितना मटेरियल ऐसा आएगा जो कि नेक्स्ट मंथ में रोल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ में जिसका डिलीवरी टेंडरेबल नहीं रहेगा। फिर साथ में हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है उस स्प्रेड्स की मूवमेंट का, सीजनलिटी के हिसाब से या फिर फंडामेंटल्स के हिसाब से। फिर इसमें फंडामेंटल फैक्टर और टेक्निकल एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको स्प्रेड्स मूवमेंट दिखा रहा हूँ सोयाबीन का और रिफाइंड सोया ऑयल का। इसके अंदर में आपको एक सीजनलिटी भी मिलेगी, और जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आप अक्टूबर 16 से लेके अराउंड अप्रैल 18 तक देख रहे हैं सोयाबीन का स्प्रेड्स, तो ऑलमोस्ट वो मोर देन 1% के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ऑन एन एवरेज। उसके बाद में अभी फिर लास्ट ईयर की बात करें तो अप्रैल जुलाई के आसपास पे वो नेगेटिव स्प्रेड रहा, फिर देन वो पॉजिटिव में गया, बट उसकी रेंज विद इन 1% के अंडर में ही रहा। फिर लास्ट ईयर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव स्प्रेड्स की रेंज में चलता रहा। तो वही यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया है कि 16 से लेके 18 तक जहाँ पे आपको पॉजिटिव स्प्रेड्स दिख रहे हैं, उस समय पे एक्सचेंज के इकोसिस्टम के अंदर में एक अच्छा खासा फिजिकल डिपॉजिट्स थे, और उस समय पे प्रोडक्शन भी अच्छा था, बोल सकते हैं सोयाबीन का। साथ में डिमांड साइड पे भी थोड़ा स्लगिशनेस था। तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे। फिर जब बड़ा इकोसिस्टम के अंदर में अगर बड़ा क्वांटिटी डिपॉजिट्स है, जब उसका ईडीडी आएगा तो उन पर्टिकुलर मंथ के अंदर में स्प्रेड्स में हमको पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा। फिर रिफाइंड सोया ऑयल के स्प्रेड्स के मूवमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग चूंकि 2/3 ऑफ अवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ एडिबल ऑयल्स वी आर इम्पोर्टिंग, तो हमको फिर
तो सोया ऑयल या कोई अदर दूसरे भी एडिबल ऑयल्स जो भी हैं, उन सबके प्राइस मूवमेंट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट को हमको रेफर करना होता है, या बोल सकते हैं कि हमारा जो बेंचमार्किंग होगा प्राइसेस का वो इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से होता है कि सोया ऑयल के लिए आपको सीबॉट के प्राइसेस देखना होगा, अर्जेंटीना के बेसिस देखना होगा, या फिर कांडला में जो सीआईएफ प्राइसेस मिल रही है करंट मंथ और फॉरवर्ड्स मंथ के, वो सीआईएफ प्राइसेस कैसे हैं, तो उनके हिसाब से फिर रिफाइंड सोया ऑयल का स्प्रेड्स मूव करेगा। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो हर एक कमोडिटी के अपने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ, तो आदमी को इधर कोई सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे करना चाहे तो भी ट्रेड कर सकते हैं कि उनको अपना टेक्निकल में ब्रेकआउट मिल गया या रेंज मिल गई है, रेंज में लोअर रेंज में जाके बाय कर लिया, अपर रेंज में जाके सेल कर दिए। अदरवाइज दूसरे और जो जो फंडामेंटल फैक्टर्स के हिसाब से अगर ट्रेड करना है स्प्रेड्स में, तो कमोडिटी का फंडामेंटल नॉलेज और डोमेस्टिक फंडामेंटल नॉलेज, इंटरनेशनल फैक्टर्स, जिस कमोडिटी में अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स से वो कमोडिटी के प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं, तो वो सारी चीज भी देखना होगा। स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वहाँ पे जो मार्जिन है वो सिर्फ 25% ही एप्लीकेबल होगा, बट इसके अंदर में जो 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 मार्जिन बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ इनिशियल मार्जिन, कैश मार्जिन और एडिशनल मार्जिन में ही मिलेगा। इसके अंदर में ELM एक्सचेंज लॉस मार्जिन के अंदर में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो मार्जिन बेनिफिट मिलेगा स्प्रेड के अंदर में, ये इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड्स में मिल जाएगा, इंटर कमोडिटी स्प्रेड्स में नहीं मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे पहले लिया होता कि लोग सोयाबीन और RM सीड के बीच में अगर ट्रेड करेंगे उस स्प्रेड में, तो वहां मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पे सिर्फ सोयाबीन या फिर रिफाइंड सोया ऑयल के डिफरेंट कैलेंडर मंथ्स के अंदर में ट्रेड किए हुए हैं, तब वो मार्जिन बेनिफिट्स मिलेगा। और इसमें भी एक और जो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, मार्जिन बेनिफिट के लिए जो उनके पास में अपने क्राइटेरिया हैं, तो उसमें दो कमोडिटीज के बीच में अगर 90% का मिनिमम कोरिलेशन है, तो वहां पे फिर मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि अभी ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर में ये मार्जिन बेनिफिट एप्लीकेबल है। अगर स्प्रेड ट्रेडिंग के टेक अवेज की बात करें, तो स्प्रेड ट्रेडिंग ऑब्वियसली अपने आउटराइट के कंपैरिजन में काफी लेस वोलाटाइल है और लेस रिस्की है। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें दोनों साइड पे, आउटराइट में और कैलेंडर स्प्रेड के अंदर में, तो ऑब्वियसली कैलेंडर स्प्रेड्स के अंदर में क्योंकि स्प्रेड्स का मूवमेंट का एक रेंज रहेगा उस रेंज में, अदरवाइज आउटराइट के अंदर में कमोडिटी कैन गो टू एनी लेवल्स। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉसेस हैं वो बहुत स्मॉलर रहेंगे कंपेरेटिव टू आउटराइट ट्रेडिंग। स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट्स आर अवेलेबल विच इज गुड फॉर हायर वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड। और डायरेक्शनल रिस्क जो है आउटराइट ट्रेडिंग के अंदर में, दैट इज गेटिंग एलिमिनेटेड इन स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड ट्रेडिंग के अंदर में आप बात करेंगे तो देखिए, जब भी आप दो ट्रेड करेंगे, एक बाय और एक सेल इन अ सेम कमोडिटी इन टू डिफरेंट मंथ, तो ऑब्वियसली आपको जो, क्योंकि आपका स्प्रेड आपके अगर डिजायर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेट से मैंने बाय स्प्रेड कर रखा है जनवरी और फरवरी के बीच में सोयाबीन में, 10 रुपए से मैंने अगर वो किया है, बाय स्प्रेड किया, मतलब मैंने फरवरी बाय किया है और जनवरी को सेल किया है, और वो स्प्रेड 10 रुपए से लेके अगर 40 रुपए हो जाता है, तो वहां पे मेरे को फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बेनिफिट होगा और मेरे को जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लॉस होगा। लेकिन जो जो मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 30 रुपए का, मेरे को जो मेरा डिजायर्ड है वो मिल जाएगा कि 10 रुपए से 40 रुपए तक का स्प्रेड का मूवमेंट हो गया, तो वो प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है स्प्रेड ट्रेडिंग के अंदर में, अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में कभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और बिकॉज ऑफ दैट वॉलेटिलिटी
मार्केट फ्रीजेज वो या सर्किट्स में जाता है, कह लीजिए आप, लोअर या अपर सर्किट के अंदर में जाता है, तब भी अपना पोजीशन को आदमी ट्रेड कर सकता है स्प्रेड्स के थ्रू। तो एक अलग से ये एडवांटेज मिल जाता है, अदरवाइज सर्किट में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। हम लोग अगर इन्वेस्टर गाइडलाइंस की बात करें तो देयर आर सम डूज एंड डोंट्स। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेबी और एक्सचेंजेस के जो सर्कुलर है या जो कोई इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ते रहना चाहिए या उससे अवेयर होना चाहिए। जो अपना ट्रेड करना है उनको तो सिर्फ एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू करना है। फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स है दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग देयर केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स। और उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को भी उनको पढ़ना चाहिए। फिर अपने मेंबर्स को या अपने मेंबर के साथ में उनको उनसे प्रॉपर बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट और हर एक सेटलमेंट के लिए उनको लेना चाहिए। और उनको ये भी इंश्योर करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट उनको मिल रहा है उसमें सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहे, लाइक मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर रहे, ऑर्डर का डिटेल रहे, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर का रेट, क्वांटिटी, और फिर उसमें कोई आर्बिट्रेशन क्लॉजेस हैं तो वो भी रहें। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन क्रॉस चेक देयर ट्रेड जेन्युइननेस थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी विच इज अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। फिर पार्टिसिपेंट्स को अपने मेंबर के पास में रिक्वायर्ड मार्जिन M2M का जो ऑब्लिगेशन है उनका उसको भी प्रॉपरली और टाइमली पे करना है। और फिर साथ में डब्बा ट्रेडिंग या जो जो नॉन एक्सचेंज ट्रेडिंग है, इलीगल ट्रेडिंग है, उस उससे जो रिस्क है, लाइक कि उसके अंदर में कोई वहाँ पे गारंटी नहीं है, ट्रेड सेटलमेंट का कोई गारंटी नहीं है, फिर दैट इज इलीगल इटसेल्फ इन आई ऑफ लॉ। तो ये सारा चीज से भी उनको अवेयर रहना है और उससे बच के भी रहना है। अगर हम लोग डॉन्ट्स की बात करें तो क्या नहीं करना है किसी इन्वेस्टर को या किसी ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स को, किसी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ में कोई डीलिंग नहीं करना है, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स को नहीं करना है। फिर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या फिर हॉट टिप्स और ये सब चीज़ आते रहते हैं आदमी को सोशल मीडिया के थ्रू, SMS के थ्रू, जहाँ पे कि पैसा एक दिन में डबल या 5 दिन में डबल और ये सारा कुछ जो अल्योरमेंट है उनसे आदमी को बच के रहना है। नॉर्मली देखा जाता है कि वैसे ही टाइप से जो जो प्रोमिसेस हैं उसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं और फिर फाइनली दे लूजेस देयर मनी। जब तक रिस्क डिस्क्लोजर को समझ नहीं लेता है पार्टिसिपेंट उससे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल रहा है दे हैव टू चेक कि वो ड्यूली साइंड है। मार्केट ह्यूमर्स के साथ में नहीं जाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हर एक पार्टिसिपेंट्स का अपना एक रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है। तो डू नॉट गो बियॉन्ड योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। Don't miss on keeping track of your financial and contractual obligations against your positions. और सिंपली जो कोई रिपोर्ट्स आ रहे हैं, प्रिडिक्शन आ रहे हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनके साथ में नहीं जाना है किसी पार्टिसिपेंट्स को। उनको अपना एक अपना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है, अपना एनालिसिस भी करना है, या फिर किसी सर्टिफाइड या फिर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल जो जो प्लानर्स हैं, रिसर्च लोग के लोग हैं, उनसे ही फिर अपना गाइडेंस लेना है। लेकिन उसके साथ साथ में भी अपना दिमाग भी लगाना है। Here we come to end of our session. अभी if you have any queries or questions or anything with regard to spread trading or something other than that, तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में लेफ्ट हैंड पैनल पे
थर्ड नंबर पे Q&A का ऑप्शन देख रहे होंगे जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेरीज और एनी डाउट और एनीथिंग related to it. I think there are no queries or questions from the participant side. So we closes our webinar here only. Very thanks to all the participants for joining this webinar. Thanks again.